This conference will now be recorded. IAS 40 के अंदर चेंज इन यूज, काइंडली अपने माइक ऑफ रखिएगा। IAS 40 के अंदर चेंज इन यूज, चेंज इन यूज का मतलब यह है कि पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब बिजनेस अपने इस्तेमाल में, अब प्लान किया है कि रेंट पे दे दिया जाए, या पहले रेंट पे दिया हुआ था अब प्लान किया है कि अपने इस्तेमाल में लाया जाए। तो चेंज इन यूज में जो टोटल टाइप्स बनती हैं वो ये है कि पहले आपका एसेट अगर IAS 16 में था और अब IAS 40 में आ रहा है, या पहले IAS 40 में था अब IAS 16 में आ रहा है, मेन हमारे ये दो काम है मेन। लेकिन इसके अलावा भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ट्रेड इन स्टॉक होता है, वो फिर आप उसको IAS 40 में ले जाते हो, या फिर IAS 40 से IAS 2 में आते हो। अब ये सारा काम डिपेंड करता है IAS 40 का मॉडल कौन सा है। ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं? IAS 40 का मॉडल क्या है, उसके मॉडल को देखकर एंट्रीज चेंज हो जाती है। अब सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल, IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है, चाहे जो भी चेंज इन यूज है IAS 40 का मॉडल पहले कंसीडर करना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं कि IAS का फेयर वैल्यू मॉडल होता है। डन, चलें जी। तो अब फिर हम पहले देखते हैं कि सपोज दैट एक एसेट IAS 16 में है, इसके सवाल भी साथ साथ छोटे छोटे से अज्यूम करेंगे, और आप इसको लेकर जाना चाहते हो IAS 40 में, तो उस दिन कुछ एंट्रीज पास करनी है। उस दिन नंबर 1, अगर जिस दिन या जिस साल चेंज इन यूज किया उसके कुछ दिन अगर आपने डेप्रिसिएशन ली है तो एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर ये चेंज इन यूज साल के शुरू में आ रहा है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होगी। मैं जर्नल एंट्री की अभी बात कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट की नहीं। और अगर ये साल के दौरान या साल के एंड में चेंज आया तो तब हमने पहली एंट्री क्या पास करनी है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यानी जितना टाइम IAS 16 में इस्तेमाल किया उतने टाइम की ये एंट्री पास करेंगे। फिर दूसरी एंट्री पास करेंगे, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख सकते हो। उसके बाद आप एसेट को रीवैल्यू करोगे। अगर पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है तो उसका रिवर्सल करोगे, और अगर पहले ही बुक वैल्यू पे अकाउंट्स रखे हुए हैं तो तब रिवर्सल की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपका एसेट डेबिट और बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट,
या फिर लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, सॉरी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये एंट्री पास करने के बाद फिर तीसरी एंट्री पास करेंगे IS 40 की, कि अब ये हमारा एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। तो हम एंट्री पास कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू से, जो उस दिन की फेयर वैल्यू है उस वैल्यू से। फिर साल के एंड पे वही फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस, क्योंकि हम कह रहे हैं इस टाइम जो आपका IS 40 का मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल। फिर हम इसके एक छोटा सा क्वेश्चन अज्यूम करके कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जनाब एट, एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसकी प्रैक्टिस के लिए एडिशनल क्वेश्चन 7 करवा दें असाइनमेंट का प्लीज। ठीक है, ये एक दफा मैं रिवीजन करवा लूं, फिर आप वो जो क्वेश्चन आप कह रहे हो उसको देख लेते हैं। एट 1/1/2020 कर लेते हैं ₹400,000 वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग used for office purpose वन 2020 को आपके पास 4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग अवेलेबल थी, जिसको आप ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एट 30th September 2020 it will be decided old building rented out, old building rented out, fair value model of IS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है, और फेयर वैल्यू at 30th September 2020 rupees 510,000, fair value at 31st December 2020 rupees 495,000. Rate of depreciation is 10% WD. ये हमारा सवाल। जल्दी से जिसका सवाल नहीं लिखा हुआ वो सवाल लिखे। सवाल में ये है कि 1/1/20 को हमारे पास एक एसेट पड़ा हुआ है 4 लाख का, और 30 सितंबर को हमने डिसाइड किया है कि हम इसको रेंट पे दे दें। ठीक है, और उसके बाद फिर जनाब फेयर वैल्यू उसकी थी 30 सितंबर 2020 को 5,10,000, जिस दिन हमने उसको रेंट पे दिया, और 31 दिसंबर 2020 को फेयर वैल्यू होगी 495,000, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका है 10% WDV। ये सवाल सेपरेट भी आ सकता है, ये सवाल IX 16 के अंदर मिक्स होकर भी आ सकता है। अगर मिक्स होकर आएगा तो स्टेटमेंट तो यही होगी सारी की सारी। आपको पता है कि हम हर स्टैंडर्ड का सवाल अगर मिक्स भी आ जाए तो हर स्टैंडर्ड को सेपरेटली सॉल्व करते हैं।
तो मैं इसकी दो चीजें आपको बताऊंगा, एक्सट्रैक्ट भी बताऊंगा कि इसका एक्सट्रैक्ट में क्या आएगा, और इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो भी बताऊंगा। तो करने लगे हैं शुरू फिर सवाल। 1120 को 4 लाख का आपके पास एसेट्स अवेलेबल है, ये खरीदा नहीं है, उसकी वैल्यू है, इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ये खरीदा नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है और वो आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। 30 सितंबर को डिसाइड किया है रेंट पे देने के लिए। तो जनाब सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे 30 सितंबर तक की डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे 30 सितंबर तक की, ठीक है। 30 सितंबर को हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। इस अमाउंट से हम साथ साथ वर्किंग करेंगे। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 30,000। तो हम पहले 30,000 की एंट्री पास करेंगे। अकाउंट्स पहले ही बुक वैल्यू पे आ रहे हैं, इसलिए हमने भी बुक वैल्यू को ही प्रेफर किया। उसके बाद हमारे पास इस टाइम एसेट की वैल्यू बच गई 4 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे 2,70,000, 2,70,000। अब ये 2,70,000 वाला, सॉरी 3,70,000, ये 3,70,000 वाला हमारा एसेट इस डेट को 30 सितंबर को कितने का था? 30 सितंबर को 5,10,000 का। तो जनाब बताएं मुझे, इसके 5,10,000 का जो मैंने फेयर वैल्यू का डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना है, वो अकॉर्डिंग टू IAS 16 करूंगा या अकॉर्डिंग टू IAS 40 करूंगा? ये जो 3,70,000 IAS 40 सर, 16 सर। 3,00,000 का जो डिफरेंस 5,10,000 में आ रहा है, ये जो डिफरेंस है फेयर वैल्यू गेन लिखूंगा या रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखूंगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि अभी हम किस में थे? सरप्लस सर। अभी हम थे IAS 16 के अंदर। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 5,10,000 में से 3,70,000 माइनस करें, 1,40,000। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट या लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस या OCI क्रेडिट। है ये जो 5-10,000 है, ये तो सर 30 सितंबर को था, तो ये सर 4 लाख में से नहीं हम करेंगे? ये 370 तो हमारे पास उस पे आ रहा है 1/1/2021। 4 लाख जो अमाउंट थी ना, ये थी 1/1/20 को, और 9 महीने इस्तेमाल करने के बाद वो एसेट की वैल्यू बच गई 3,70,000। तो हम जिस दिन चेंज आया उस दिन की बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे उसकी फेयर वैल्यू से। तो 400,000 तो 30 सितंबर की वैल्यू नहीं है। सवाल आपने लिखा है ना, सवाल आपके सामने अगर है तो आप ये देखिएगा, सवाल ये है कि ये 4 लाख जो वैल्यू है वो 1/1/20 को है, और ये जो फेयर वैल्यू है ये 30 सितंबर की है। तो हमने भी अपने एसेट की बुक वैल्यू 30 सितंबर की पहले फाइंड की है। चलें जनाब, अब सेम इसी डेट को एक और एंट्री भी पास होनी है। रीवैल्यू करने के बाद अब आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दोगे,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दोगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 5,10,000 से। 5,10,000 से। डन। फिर उसके बाद साल का एंड होगा 31 दिसंबर 2020। 5,10,000 वाला एसेट 4,90,000 का हो गया। गेन आया या लॉस? और किस स्टैंडर्ड के तहत इसको रिकॉर्ड करेंगे, 16 में या 40 में? तो अब लॉस है तो हम पास करेंगे फेयर वैल्यू लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। जितने भी सवाल पेपर में आते हैं, कितनी अमाउंट से? 15,000। सॉरी 495 है। 495 से सर। लो जनाब 2020 की जर्नल एंट्रीज सारी पास हो गई। चाहे ये अलग से सवाल है तो भी यही करना होता है, और अगर मिक्स सवाल आ जाए स्टैंडर्ड्स के साथ तब भी काम यही करना होता है। अब अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट की बात करूं, सिर्फ इससे रिलेटेड एसेट्स के एक्सट्रैक्ट की बात करूं, तो एक्सट्रैक्ट में जरा देखिएगा। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट की बात करूं, तो यहां पर एक अदर इनकम का जिक्र कर, अदर एक्सपेंस का जिक्र करते हैं, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं। अदर एक्सपेंस, उसमें एक डेप्रिसिएशन है 2020 की, $30,000 जो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आई थी, और एक 2020 में फेयर वैल्यू लॉस आया है 15,000। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन जाएगी और 15,000 का लॉस है। जो उसका सरप्लस आ रहा है ना, वो सरप्लस नहीं जाएगा। जो उसका सरप्लस है, सरप्लस तो ओसीआई की आइटम होती है और वो इक्विटी में जाएगा। इससे भी इंटरेस्टिंग जो केस है वो है जनाब एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट। अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें नॉन करंट एसेट के हेड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा, और यहां पर मैं डेट लिख देता हूं क्योंकि डेट से सही समय लगती है। एज एट 31 दिसंबर 20, या दोनों आएंगे। नॉन करंट एसेट्स के हेड के अंदर प्रॉपर्टी सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या दोनों आएंगे जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सिर्फ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा। एसओसीआई में जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के में रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लिखेंगे, वो आएगा, वो इक्विटी के हेड में आएगा, वो इक्विटी के हेड में आएगा। ठीक है। तो नॉन करंट एसेट के हेड में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी, नॉन करंट एसेट के हेड में। कुछ लोग टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन अभी खत्म होने दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेड में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? जो उसकी 495,000 फेयर वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि हम देखेंगे इस डेट को
इस डेट को क्या है पोजीशन, इस डेट को वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ हमने उस डेट की एंट्री पास करनी होती है, फॉर द ईयर नहीं एंट्रीज पास करनी होती, सिर्फ साल के एंड पे ये देखा जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो लिखते हैं। और एक इसका इक्विटी के हेड भी आएगा। सर वो सरप्लस अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में सर वो एसओसीआई में भी तो आएगा। ओसीआई में अगर देखेंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, जो सरप्लस आया था वो कितना था, IAS 16 का 140 सरप्लस सर, जो था 140,000। 140,000। चलें जनाब, ये आपका एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया। एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी तो था, बिल्कुल था, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम देखेंगे इस डेट को, क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो इस डेट के ऊपर तो उसकी एक ही पोजीशन हो सकती है ना, एक ही दिन में वो प्रॉपर्टी भी हो और एक ही दिन में वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी हो, ऐसा नहीं होता। डन। तो ये जर्नल एंट्रीज भी इस सवाल की हो गई, इसके एक्सट्रैक्ट भी हो गए। अब आपको जो जो परेशानी है, जो आपको लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वो आप बताएं। एक सवाल जो मुझे मिला है कि वो सवाल ये है कि सर ये इक्विटी में क्यों आ रहा है, इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है बस। और आपको पता है रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है। तो इक्विटी के अंदर सरप्लस का एक कॉलम बनता है, पहले ये नहीं होता था लेकिन अब है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का पार्ट ही है, पहले अलग से इसका हेड होता था, लेकिन कुछ ऐसा पहले चेंज आ गया तो उन्होंने इसको इक्विटी का कॉलम ही बना दिया। और कोई बात पूछनी है, वरना मैं एक सवाल आपको करवाता हूं। IAS सर 40 सर आपने सर कल आपने कल जो सवाल करवाया था ना, उसके अंदर आपने अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में लिखा था रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, बिल्कुल लिखा था मैंने, मैं कब कह रहा हूं नहीं लिखा। तो ये आज अब तक क्यों आया? सुनिएगा जी जी। माइक ऑफ कर दिया करें। अब सुनिएगा, जब मैंने लिखवाया था ना उस सवाल के अंदर, उसने हमसे OCI का एक्सट्रैक्ट पूछा था, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट पूछा था उस सवाल के अंदर, ठीक है जनाब। तो जब वो अदर कंप्रीहेंसिव का एक्सट्रैक्ट पूछेगा तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस आता होता है। इसमें मैंने OCI का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल बनाया। तो अगर वो पूछेगा तो हम उसमें भी लिख देंगे 140,000 और इक्विटी में भी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो OCI का एक्सट्रैक्ट नहीं पूछेगा तो हम क्यों एक्स्ट्रा काम करें, हम सिर्फ फिर क्या लिखेंगे SOFE में इक्विटी, इक्विटी में लाजमी आएगा, OCI में लाजमी आता है, लेकिन अगर वो OCI का एक्सट्रैक्ट पूछे तो, ठीक है जनाब। चलें जी, और कोई सवाल है वरना आगे चलते हैं। चलें जनाब, अब मैं एक सवाल आपको करवाता हूं कि अगर IAS 40 में हमारा कोई पहले पड़ा हुआ है एसेट और अब आ जाए IAS 16 में, तो हमने किस तरह से एंट्रीज पास करनी है। अगर एक्सट्रैक्ट बनाने पड़ जाए या नोट्स के अंदर लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखें। और आपने, अगर मैं इसकी नोट्स की बात करूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नोट्स की, तो उसके अंदर क्या करेंगे जनाब, एक दफा 140 से ऐड कर देंगे और 5,10,000 से माइनस कर देंगे पीपी के कॉलम में। ओके की बात। और हम ये भी कर रहे हैं,
जो IS-16 का अभी जो हम कर रहे हैं ना कि IS-40 का जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है, और ज्यादातर पेपर में सवाल ही फेयर वैल्यू मॉडल का आता है, ज्यादातर सवाल फेयर वैल्यू मॉडल का आता है, कॉस्ट मॉडल का नहीं आता। ठीक है कि IS-40 किस मॉडल पे है, कॉस्ट मॉडल का हम अभी करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं फेयर वैल्यू मॉडल के आपको सवाल करवाने लगा हूँ कि जो पेपर में आएंगे वो तो मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो वैसे पेपर में नहीं भी आएंगे उसके बारे में बताऊंगा जरूर। इसको जूम आउट कर दीजिए। चले जी नेक्स्ट, काइंडली आप अदर डिस्कशन से अवॉइड करें। एक मिनट जूम आउट कीजिए। जूम आउट कर देते हैं क्योंकि वो जूम आउट करते हुए ना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये बाद में आप लोगों ने अगर इसकी जो पिक्चर वगैरह लेनी हो तो किसी से मंगवा लिया करें, ग्रुप में शेयर कर लिया करें जिसने पूरा कंप्लीट सवाल किया हो साथ साथ। ठीक है, अब आ जाए जनाब, हम सवाल करते हैं एक IS-16 का, कि पहले IS-40 में पढ़ा था, यानी रेंट के लिए था, अब हम उसको लेकर आ रहे हैं IS-16 में, और फेयर वैल्यू मॉडल है IS-40 का। डन होगी बात। चलें जी, सवाल ये है, एट 1/1/2019 building rented out rupees 1200,000, ये उसकी वैल्यू है 1/1/19 को। एट 1/7/2019 it is decided building used for office purpose fair value at 1/7/2019 is rupees 12,80,000। fair value at 31st of December 2019 is rupees 11,50,000। The rate of depreciation is 10% WDV। IS-40 जो है उसका फेयर वैल्यू मॉडल है, और IS-16 जो है उसका कॉस्ट मॉडल है। IS-16 का रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, फिर वो रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज पास करेंगे कि डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे, फिर रिवर्सल होगा, फिर रिवैल्यू की एंट्री पास करेंगे, वो वही काम होगा जो रिवैल्यूएशन मॉडल में होता है। अब अगर कॉस्ट मॉडल पे IS-16 है और हम इसकी एंट्रीज वगैरह पास करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम 1/7/19 को एक एंट्री पास करेंगे। आप मुझे बताएं वो अकॉर्डिंग टू IS-40 होगी या अकॉर्डिंग टू IS-16? IS-40 सर। 40 होगी सर जी। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है।
हाँ जी जनाब। आवाज ही नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, 80,000 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 80,000 से। फिर इसी डेट को अब हम आ गए IAS 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 12,80,000 से। कितनी अमाउंट से? 12,80,000 से। डन होगी बात। उसके बाद 31 दिसंबर 2009 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। वो किस तरह से? 12,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी जनाब? 6,40,000 बल्कि 64,000। तो तब हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट, PPE या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 64,000 से। खत्म होगी बात। सर यहाँ पर बेस्ट कौन सा सर, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लिखें या पीपी बुक वैल्यू पर लेके चलें उसको? दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों अलाउ हैं, दोनों स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जो मर्जी लिखें। हम कौन सा लिखें? हमें एक बता देना सर। जो देखे ना, आप अगर चाहते हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मेंटेन रख लें, वरना डायरेक्ट पीपी करेंगे तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। जी सर। अब जरा ध्यान से बातें कुछ देखनी है, मैं इसका एक्सट्रैक्ट बनाने लगा। सर ये 6/12 दोबारा बता दें कैसे आया? देखिए, आपने 1/7 को एक एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लेकर आए हो, तो साल के एंड में कितने महीने पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना था? 6 महीने पहले। तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, क्योंकि साल के दरमियान में चेंज किया है, साल के शुरू में चेंज नहीं आया। अब जरा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट में अगर आप गौर फरमाएं तो एक तो एक्सट्रैक्ट बनेगा जनाब हमारा SOCI का, अदर एक्सपेंस में। जी सर इसकी क्या नाम है, इसकी रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे सर? रिवैल्यूएशन तब करते हैं ना, क्योंकि IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। IAS 16 का हमने कॉस्ट मॉडल कहा है, ठीक है, और अब 40 से 16 में आए हैं, 16 से नहीं गए, 40 से 16 में आए हैं। जी सर। अदर इनकम, यहां पर मेरे भाई डेप्रिसिएशन आ जाएगी 64,000, क्योंकि एक पूरे साल का हमने देखना होता है ना, क्योंकि ये फॉर द ईयर होता है, तो फॉर द ईयर में 64,000 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आई, और उससे पहले एक फेयर वैल्यू गेन भी आया था 80,000 का, वो अदर इनकम में आ जाएगा। SOCI से रिलेटेड बस यही बातें थी। अब यहां पर देखिएगा जरा, जब मैं SOFP का बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके अंदर मेरे पास जो एसेट पड़ा हुआ है नॉन करंट एसेट के अंदर, एज एट 31 दिसंबर 19 को, वो PPE है, वो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो उसकी फेयर वैल्यू हम लिख लेते हैं, अब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
तो 12,80,000 की जब ये ट्रांसफर हुआ था, 64,000 ये डेप्रिशिएट हो चुका है। जब ये ट्रांसफर हुआ था तब उसकी कॉस्ट थी 12,80,000 और इसकी डेप्रिसिएशन हुई थी 64,000। तो हमारे पास अब बुक्स में कितनी अमाउंट से नजर आ रहा है? 1,224,000 1,224,000। तो किस नाम से आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से। डन। अब ये तो था हमारा IAS 16 to 40 और 40 to 16 और हमने ये अज्यूम किया कि वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है। किस पे है? फेयर वैल्यू मॉडल पे, IAS 40। लास्ट सर ये दो 1 to 1 आएगा जी 1 to 16 1,216,000 1,216,000 जी जनाब। अब आ जाते हैं IAS 2 पे। IAS 2 के अंदर हमारे स्टॉक की बात होती है। अब हम देख रहे हैं कि IAS 2 से हम जा रहे हैं IAS 40 पे। मतलब पहले हमारी स्टॉक एंड ट्रेड में एक अमाउंट थी, स्टॉक एंड ट्रेड से हम कहां पे जा रहे हैं? IAS 40 में। डन। अब फिर सपोज करते हैं हमारी गुड्स थी किसी भी डेट को, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, हमारी गुड्स की वैल्यू थी जनाब 40,000। उसकी फेयर वैल्यू थी 45,000। सपोज दैट गुड्स थी 40,000 की और उसकी फेयर वैल्यू थी 45,000। हमने 40,000 वाली गुड्स जो हमारे यानी ट्रेड स्टॉक में थी चीज IAS 40 में ट्रांसफर कर दी और उस डेट को फेयर वैल्यू 45,000 थी। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? पहली एंट्री पास करेंगे कि उन गुड्स को हमने लेकर आना है फेयर वैल्यू पे, यानी अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देनी है। अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देनी है। किस पे लेकर आनी है? फेयर वैल्यू। तो इसकी दो एंट्रीज मैं आपको लिखवाने लगा हूं, दोनों में जो आपको याद आए वो एंट्री पास कर देना। एक तो एंट्री है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दो। कितनी अमाउंट से? 45,000 से। उस डेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दो 45,000 से, क्योंकि फेयर वैल्यू पे करनी है। इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो 40,000 से और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 5,000 से। मतलब आपने करना क्या है? फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी, जितनी की इन्वेंट्री है इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जितना भी डिफरेंस होगा। ये जब हम इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाते हैं। या फिर सवाल कुछ इस तरह से भी हो सकता है, गुड्स थी आपकी 50,000 की, फेयर वैल्यू थी 40,000 और हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 40,000 से
इन्वेंट्री क्रेडिट 50,000 से, जो डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 से। क्लियर होगी बात। तो ये इन्वेंट्री है जिसमें अब हम नमाज के बाद IAS 40 से इन्वेंट्री में पढ़ेंगे और आपकी बाकी तमाम क्यूरीज जो आपकी रिलेटेड टू इसकी असाइनमेंट से हैं प्लस रिलेटेड टू अदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो जो पूछोगे उसकी क्यूरीज का जवाब मैं दूंगा। अब सर ये मॉडल चल रहा है होगी दोबारा नमाज के बाद, ठीक है। तब तक आप नमाज अदा कर लें। ओके, अल्लाह।